वेलकम टू द चैनल विकास तिवारी केमिस्ट्री एजुकेयर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूपी पीजीटी हमने पीजीटी की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की हुई है उस सीरीज की आज ये 5th लेक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिसिटी का ये 5th लेक्चर है। 4 लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। पीजीटी क्वेश्चन सीरीज की प्लेलिस्ट में आप जाके चारों वीडियो को देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखी है, वहाँ से भी आप जाकर चारों वीडियो को देख सकते हैं। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। चलिए आज का अपना हम सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। आपको इन चारों ऑप्शन में बताना है कि एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा किसका है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ये सभी सेकेंड पीरियड के यानी कि एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं। तो किसी भी पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जब इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो वो जो साइज़ होती है वो छोटी हो जाती है। तो इसमें अब देखिए, सबसे बड़ी साइज़ उस हिसाब से किसकी होगी? बेरिलियम की होगी। सबसे बड़ी साइज़ किसकी होगी? बेरिलियम की होगी। और सबसे अगर आपसे लोवेस्ट पूछा होता तो फ्लोरीन की होती। फिलहाल हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीआर एटम, क्रोमियम एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा, एटॉमिक नंबर दिया है 24। चलिए देखिए, जो सीआर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आर्गन 3d5 4s1। अब देखिए, जो डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम होता है कि 4s2 होता है। अब देखिए 3d5 होने का रीज़न क्या है। चलिए हम इसका ऑर्बिटल बना के देख लेते हैं। देखिए हमने डी ऑर्बिटल बना दिया, यहाँ से एस बना दिया। देखिए अब अगर हम सब में एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दें 3d5 4s1, देखिए ये हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड जो होते हैं उसकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है और वो स्टेबलाइज होते हैं। जबकि अगर ये हाफ फील्ड ना होता, अगर इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो यहाँ से हमें एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना पड़ेगा और ये हाफ फील्ड हो जाएगा। तो ये इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d5 4s1। चलिए देखते हैं हमारा किस ऑप्शन में 3d5 4s1 है, वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी में 3d5 4s1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज फाउंड विथ, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है। देखिए ये हम पिछले लगभग सारे वीडियोज़ में इस कई सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी आपको देनी पड़ती है वही आपकी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में देनी होगी? जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और आपको पता है कि जो इनर्ट गैस होते हैं, आपको पता है कि जो इनर्ट गैसेज होती हैं वो स्टेबल होती हैं एकदम। उसमें से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना हुआ तो आपको हाईएस्ट एनर्जी देनी होगी। तो अगर हमारे यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लांक हाइपोथेसिस इक्वल टू एच म्यू इज द एनर्जी ऑफ, देखिए जो प्लांक हाइपोथेसिस है इक्वल टू एच म्यू, इसमें ई किस चीज़ की एनर्जी है? ई किस चीज़ की एनर्जी? फोटान की है, हाइड्रोजन एटम की है, 1 इलेक्ट्रॉन की है या 1h2 मॉलिक्यूल की है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो ई इक्वल टू एच म्यू होता है ये एनर्जी होती है एक फोटान की। एनर्जी किसकी होती है? एक फोटान की। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आप ये याद रखिएगा। जो ई इक्वल टू एच म्यू प्लांक हाइपोथेसिस में एक फोटान की वो एनर्जी के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ N2। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। चलिए अगर हम Cn माइनस का देखें, एक एक करके देखते हैं। Cn माइनस, देखिए कार्बन का होता है 6 और नाइट्रोजन का होता है 7। माइनस है तो +1, मतलब माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट किया होगा। तो ये हो गया 14, ये हो गया 14। N2 का कितना होता है? N2 का होता है 2 × 7, ये होता है 14। मतलब जिसका जिसका 14 होगा वो नाइट्रोजन के
क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो सी एन माइनस तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सी एन माइनस तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, एनओ, एनओ नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 8, तो ये कितना हो गया 15, यानी कि ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, जो हमारा एनओ है, एनओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं सी ओ, सी हमारा ऑप्शन हो सी ओ, कार्बन का होता है 6, ऑक्सीजन का होता है 8, तो टोटल कितना हो गया 14, टोटल हमारे पास कितना हो गया 14। अब सी एस का भी देख लेते हैं, देखिए सी एस का कितना होता है, सी एस में कार्बन के पास होता है 6, और सल्फ़र, सल्फ़र का होता है टोटल होता है 16, टोटल कितना होता है 16, तो ये हो गया टोटल 22। तो इसका मतलब हम ये देखते हैं कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, एक है एनओ और दूसरा है ये सी एस, यानी एनओ और सी एस जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है N2 से। तो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों दिए गए, बी और डी दोनों दिए गए हैं। तो इसमें आप पूछा भी था फॉलोइंग स्पीसीज, स्पीसीज एक का नहीं पूछा था, एक से ज़्यादा का पूछा था, तो बी और डी हो सकता था। आपसे ये क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि ए ऑप्शन में ये दे देगा, बी में ये दे देगा, सी में ये दे देगा, और लास्ट ऑप्शन दे देगा बोथ ए एंड बी। तो वहाँ पर आपको ऐसे चेक करना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि जिन मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन इज, आयरन का जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d6 4s2। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फेरिक आयन, देखिए फेरिक आयन का मतलब ये होता है Fe3+, Fe3+। अब 3+ का मतलब क्या है कि उसने इसमें से यानी कि 3d6 4s2 में से 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो पहले से जो 4s2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन डी में से जाएगा, यानी कि 2 इससे जाएगा और 1 इससे जाएगा, टोटल 3 जाएंगे। तो यहाँ तो 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 5। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3d5 4s0, 3d5 4s0। देखिए आप इतना याद रखिएगा, ये जो फेरिक आयन होता है, फेरिक आयन मतलब Fe3+, Fe3+। तो यहाँ से आप 3 इलेक्ट्रॉन को इसमें से रिमूव करा के, यानी कि इसका जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। Among the following that one that is not an amphoteric oxide, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं। देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है कि ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेसिक मतलब एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड दोनों की तरफ बिहेव कर सकें, दोनों की तरफ बिहेव कर सकें। यानी इसका मतलब ये है कि ये एल्कलाइज के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेसिक ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सके। देखिए तो इसमें हमारा जो MgO है, इसमें जो MgO है, देखो एक ट्रिक होता है सुनो जनाबे आली, सुनो जनाबे आली। तो ये जो सुनो जनाबे आली, ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों तो हमारे एम्फोटेरिक हो गए। लेकिन हमारा MgO जो हमारा MgO है, ये एक Mg इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल है और ये एक बेसिक ऑक्साइड है, यह एक बेसिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक नहीं है। तो सुनो जनाबे आली SNO ZNO और Al2O, इस Al2O3 होता है, ये यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, Al2O3 होता है। ठीक, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा MgO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ 10⁻⁻10। देखिए जब भी अनसर्टेनिटी की बात होती है तो हम बात करते हैं हाइजेनबर्ग की, हम बात किसकी करते हैं, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जो प्लेस और मोमेंटम का अनसर्टेनिटी होती है वो h/2 के होती है, h/2 के इक्वल होती है। अब देखिए h की वैल्यू क्या होती है, देखिए कभी कभी इस फॉर्म में दे देता है, h की वैल्यू होती है h/2π। वो वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर और इक्वल टू
एच अपान 4 पाई। ठीक, लेकिन हमें यहाँ पे मोमेंटम नहीं दिया है, तो मोमेंटम P इक्वल टू होता है एम वी, P इक्वल टू होता है एम वी, तो डेल्टा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम डेल वी। उसके बाद जब हम इसको फिर से लिखेंगे इस रिएक्शन को, तो कुछ इस तरीके से रिलेशन हो जाएगा, एम डेल वी ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई, एच अपान 4 पाई। अब अगर हम x इस m को, अगर हम इस m को, अगर इस m को इस साइड भेज दें और हमें निकालना डेल्टा v, और x को भी इस साइड भेज दें, तो हमारा रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, डेल्टा v इक्वल टू एच अपान, सॉरी एच कट नहीं, एच होगा एच अपान डेल एक्स इंटू 4 इंटू पाई इंटू एम। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31। अब देखिए एच होता है हमारा प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34। ओके, डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखी है 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाई, देखिए यहाँ पे देखिए 4, देखिए पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे, मल्टीप्लाई बाई एम की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31। जब इन पूरे को आप जब सॉल्व करते हो तो आपको कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलती है 580 किलोमीटर पर सेकेंड, 580 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आप लर्न करके रखिएगा कि ये बहुत यूजफुल होता है और बहुत इजी होता है। अगर आपको एक बार लर्न हो गया तो आपको फ्री का नंबर दे के जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वेवलेंथ पोसेस्ड बाय क्रिकेट बॉल ऑफ मास 1 kg। इसमें देखिए जो मास दिया है, यानी कि जो m की वैल्यू दिया गया है, क्या दिया गया है, m की वैल्यू दिया गया है, और जो वेलोसिटी दी गई, जो वेलोसिटी दी गई है वो कितनी दी गई है, 40 मीटर पर सेकंड दी गई। आपसे पूछा क्या है, वेवलेंथ, आपसे पूछा क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, जो डी ब्रॉगली का जो एक फार्मूला होता है कि लेमडा इक्वल टू एच अपान पी, और पी क्या होता है, मोमेंटम, तो हो जाएगा एच अपान एम इंटू वी। देखिए एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻34, 6.6 इंटू 10⁻34 अपान एम की वैल्यू कितना दिया गया है 1 kg, कितना दिया गया है 1 kg इंटू वी की वैल्यू दिया गया 40 मीटर पर सेकंड। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 1.66 इंटू 10⁻34, सॉरी -35, यानी 1.66 -35 आपका ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बस इतना याद रखिएगा कि लेमडा इक्वल टू एच अपान पी, पी होता है मोमेंटम जिसकी वैल्यू होता है एम वी, ये आप याद रखिएगा। तो इससे आपके सारे क्वेश्चन, मतलब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जहाँ पे वेवलेंथ दिया गया, मास और वेलोसिटी दे के पूछा गया। चलिए तो आज का अपना हम 10th क्वेश्चन समझते हैं। द फंक्शन कॉस ए एक्स इज ए आइजन फंक्शन ऑफ डी2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर विथ एन आइगन वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए ये क्वेश्चन वैसे पीजीटी में इस तरह के क्वेश्चन कभी आए नहीं हैं, पीजीटी में इस तरह के क्वेश्चन कभी आए नहीं, फिलहाल अगर भी आ जाते हैं तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि कॉस ए एक्स इक्वल टू होता है माइनस ए साइन ए एक्स, ए साइन ए एक्स। ठीक, और जब आप इसको सॉल्व करते हो, मतलब इसका जो फिर से डिफरेंशिएशन करते हो, तो ये फिर कुछ इस तरीके से आ जाता है माइनस ए स्क्वायर कास ए एक्स। देखो जब आप इसका 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करते हो, मतलब जब इसका एक बार डी बाई डी एक्स करते हो तो ये आ जाता है। देखिए चलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए दिया क्या है, कॉस ए एक्स, कॉस ए एक्स। जब इसका आप एक बार डिफरेंशिएशन करते हो तो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है माइनस ए
साइन ए एक्स। उसके बाद जब इसका आप दोबारा डिफ्रेंसिएशन करते हो यानी कि डी बाई डी एक्स करते हो, यानी जिसमें क्या दिया है डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर दिया है, जब आप इसका दोबारा करते हो तो आ जाता है माइनस ए स्क्वायर साइन कॉस ए एक्स कॉस ए एक्स। तुम्हारा जिसमें जो आइगन फंक्शन हो जाएगा वो आइगन जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस ए स्क्वायर। आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ए स्क्वायर। तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 11th क्वेश्चन भी देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। द हेटेरोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू HCN, जो HCN के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाए। अब देखिए पहले हम ये देख लेते हैं HCN में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं HCN HCN, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ये हो गया टोटल 14। टोटल कितने हो गए 14। तो अब हम इसके ऑप्शन में देखते हैं जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है NO, NO मतलब 7 + 8, ये तो हो गया 15, मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। BO, बी में होते हैं कितने, बी में होते हैं 5 + 8 = 13, ये कितने हो गए 13, यानी और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए CO का देख लेते हैं 6 + 8 = 14, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी भी देख लेते हैं, क्या पता एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो। सल्फर में होते हैं 16 + 8, ये हो गया 24, मतलब कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर आप 12th क्वेश्चन भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, तभी अभी हम पीछे देख के आ रहे हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी H/4π होता है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर दैन H/4π, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलिए तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हम आगे भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।